हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम अपने एसएसटी की मैंने कल लेक्चर 1 लिया था जो सन 2024 का सेट 1 था, तो उसी का मैंने सेट 2 सन 2024 का जो सेट 2 आया था उसी के एमसीक्यू 20 रखे हैं जो सन 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर उन्हें ही स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ आज 1 जनवरी है सन 2025 का, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की ज़िंदगी में ये नई साल खुशियां लेकर के आए और आपको सभी को अच्छी सफलता मिले। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक गुप्त संगठन इटली का बनाया था? मतलब निम्न में से किसने इटली का जो गुप्त संगठन था उसे बनाया था? ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ज्यूसेप मैज़नी, ओटोवान बिस्मार्क, ज्यूसेप गैरिबाल्डी। तो देखो, इटली के जो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसे ज्यूसेप मैज़नी ने निभाई थी, तो उसने ही यंग इटली का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है, यानी कॉर्न लॉ कहाँ से संबंधित था? तो आप लोगों को अगर याद हो, चैप्टर पढ़ाया था, तो कॉर्न लॉ में जब होता है तो वो न तो जर्मनी से था, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी नहीं था, फ्रांस से भी नहीं था, ये ब्रिटेन में बनाया गया था कॉर्न लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट पराजित कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा 1810, 1815, 1817, 1818। तो हम आप लोगों को अगर याद हो, वियना संधि हुई थी तो नेपोलियन के पराजय के बाद हुई थी। तो वियना संधि और नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, यानी महामंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पर पड़ा था? तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था सबसे अधिक, क्योंकि महामंदी आई थी बैंकों की धराशायी होने के कारण। तो इसका सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी किसकी रचना? तो ये हमने, अगर आपने कल वाली लेक्चर देखा होगा तो आपको भी पता होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन था ज्योतिबा फुले, और इनमें से ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो याद रखना, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखो, अपने यहाँ जो राज्य सरकार, मतलब सरकार को दो सूचियों में बांटा गया, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची। तो जो हमारी संघ सूची है, जो संघ सूची होती है उसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले आते हैं, और राज्य सूची में राज्य से संबंधित होता है। जैसे प्रतिरक्षा हो गया, रक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रक्षा का सुरक्षा का कार्य होता है वो केंद्र सरकार के पास में होता है नियंत्रण, मतलब आर्मी वगैरह जो सब, ये तो स्टेट के अंदर नहीं है, तो स्टेट में से अब राज्य पुलिस आती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रतिरक्षा। कृषि, शिक्षा, व्यापार, ये तीनों राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषाओं की बात की जाए तो 30वीं अनुसूची भी नहीं है इसकी, ये भी गलत। 5वीं अनुसूची भी नहीं है, 8वीं अनुसूची में रखा गया। देखो नीचे ऑप्शन दिया होगा, हाँ ये रहा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन है 12वीं सूची। ऑप्शन नंबर सी था हमारा, हाँ हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 8वीं अनुसूची, जो भाषा का रखा गया है वो संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी कि 4 कथन दिए, इन कथन में कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव ही मना ही करता है। ये मतलब कहने का मतलब यह धर्म को भेदभाव करने से मना ही करता है, मतलब धर्म में भेदभाव करने से मना करता है। बिल्कुल सही बात है। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। राज्य का यानी राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यही इसका करेक्ट आंसर पूछा गया, कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है। जबकि नीचे वाले हम कथन देखते हैं, सभी लोगों को किसी धर्म का पालन करने की आज़ादी, हाँ ये भी सही है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उसे आज़ादी से पूर्ण से पालन कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है, ये भी सही है। हमें जो फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार, वो सभी को बराबर दिए गए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 था, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? मतलब जनता का शासन जनता के लिए, तो ऑप्शन राजतंत्र, राजतंत्र होता नहीं क्योंकि राजा होता है, लोकतंत्र, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है क्योंकि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो जनता के लिए ही चुने जाते हैं, तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? ऑप्शन है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्तिगत की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून की समझ समता। देखो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव ये भी सही है लोकतंत्र में। व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल जरूरी होती है, और कानून की समझ समानता, कानून जो है सभी के लिए समान होना चाहिए, होता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये गलत है। यही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बिंदु व्यवस्था के अनुरूप है, तो यही हो जाएगा हमारा बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा नहीं कि अगर देश में बहुसंख्यक रह रहे हैं तो सिर्फ बहुसंख्यकों का ही शासन रहे, शासन में सभी की इस बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट में देखो आंसर भी दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित कौन सा वर्गीकरण है? केवल जैव गलत है, केवल अजैव ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी गलत है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा जैव और अजैव दोनों। जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया तो जैव और अजैव संसाधनों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया था? तो सभी को पता है, अगर आपने एसएसटी की बुक सही से पढ़ी है तो प्रथम न्यूयॉर्क में गलत है, रियो डी जेनेरो यही इसका स्थान था जहां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो। पेरिस दिल्ली दोनों आंसर गलत हैं, तो याद रखना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसलों में बोए जाने का समय है। तो अगर आप गांव से हो, विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जून से जुलाई। जून से जुलाई में जो बोई जाती हैं फसलें वो सभी खरीफ की फसलें होती हैं। अक्टूबर से दिसंबर, मार्च ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो याद रखना खरीफ की जो फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काटी जाती हैं, जिसमें हमारी धान की फसल भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा निम्न में कौन सा ऊर्जा संसाधन ऊर्जा खनिज है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पूछा गया था ऊर्जा खनिज है, लॉ एस्क नहीं, ये तो ऊर्जा नहीं देता हमें। अब्रक ये भी ऊर्जा नहीं देता। उसके बाद है प्राकृतिक गैस, हाँ तो प्राकृतिक गैस ऐसी है जो ऊर्जा हमें प्रदान करती थी, हमारा कैसे हो गया ऊर्जा खनिज। चूना पत्थर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर था ऊर्जा खनिज यानी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, मतलब कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग है? लोहा और इस्पात, भाई लोहे में तो खेती का कोई जरूरत ही नहीं होता है। सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योगों में भी नहीं, सीमेंट उद्योग में भी नहीं, तो इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनते हैं? कपास से रेशम से तो बनते हैं, तो ये सभी क्या है, ये कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी, मतलब रेल प्रखंड कितने? तो इसका करेक्ट आंसर है 18। याद रख लेना ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो 16 होगा ना 17 होगा, मतलब 18 10 12 16 नहीं होना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 18। तो भारतीय रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 18, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं प्रचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। देखो मैंने कल भी जब एसएसटी का लेक्चर लिया तो उसमें बताया था क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में क्या आते हैं जो हम प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान होते हैं, जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना। फिर हम द्वितीयक में क्या लाते हैं? द्वितीयक में विनिर्माण लाते हैं, जैसे मैंने बताया था जैसे गेहूं का उत्पादन प्राथमिक हो गया क्योंकि कृषि कर रहे हैं। द्वितीयक में जैसे ब्रेड बनाना, ठीक, बिस्कुट बनाना, विनिर्माण जो भी चीज़ें की जाती हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? द्वितीय क्षेत्र में आती है। फिर द्वितीय क्षेत्र के बाद क्या होता है, जैसे हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन हो गया, सेवा संचार हो गया, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, ये सभी किस में आते हैं? ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखना तृतीय में। तो सेवा संचार या सूचना का संचार ये सभी तृतीय क्षेत्र में आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। और याद रखना क्षेत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो याद करके रखना। ऑप्शन देखो वही सही था, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस प्रकार से पारित हुआ, मतलब किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन है
1992, 1986, 1990, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है, मतलब विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी होता है, और औसत साक्षरता दर, ये भी डिपेंड करता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंटों से मिलकर देश की आय निर्धारित विकास किया जाता है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा मनरेगा, मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। मनरेगा को ये आगे पहले नरेगा था, फिर आगे मनरेगा कर दिया गया था बदल के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2005 में। ये मनरेगा सन 2005 में किया गया था। ऐसा था कि जो व्यक्ति बेरोजगार रहते उन्हें सरकार ने साल भर में रोजगार देने, 100 दिन का रोजगार देने के लिए बात कही थी। तो जो जिसे आय निर्धारित भी की जाती थी कि लोगों को कितनी मजदूरी देनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सन 2005 में मनरेगा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 20 MCQ हमारे कंप्लीट हुए। ये हमारा सेट सन 2024 का 2 था। इसी प्रकार से हम सभी सेट सॉल्व करेंगे, और उम्मीद रखता हूँ अगर आप सभी सेट अच्छे से करते जा रहे हो तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सभी 25 में आने वाले क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज न्यू ईयर है, तो आप सभी के लिए शुभकामना करता हूं कि आपके जीवन में नई साल हार्दिक शुभकामना रहें, और आप लोगों को सभी जीवन में खुशियां मिलें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।